स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास। तो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे मानव विकास क्या होता है और मानव विकास के लिए मुख्य कौन कौन सा आयाम होते हैं, और साथ ही जो मानव विकास सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको भी हम अध्ययन करेंगे। और उसमें हम ये जानेंगे हमारे कुल कितने देश हैं और उन देशों में वर्तमान भारत का स्थान कौन सा है, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे जो मानव विकास सूचकांक है उसको कौन जारी करता है। तो बच्चों लेट स्टार्ट मानव विकास। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा, मानव विकास क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कोटेशन लिख रखी है, मैंने इसको हेडलाइन कर रखा है। मानव विकास क्या है? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी जो मानव विकास है मुख्यतः क्या, हमारा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, यानी सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास करना ही मानव विकास कहलाता है। और इसके विकल्पों जैसे जो इसके मुख्य विकल्प हो गए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, सशक्तिकरण में अवसर में वृद्धि करना, इनमें लगातार बढ़ोतरी करते रहना, इनमें लगातार विकास करते रहना, यह संपूर्ण जो अध्ययन कहलाता है उसे कहते हैं मानव विकास। फिर नीचे हैं, इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु धैर्य और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। यानी जो लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं, लोगों के विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की इच्छा अलग हो सकती है, लोगों का विकास अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना हो गया, शिक्षा हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गया और गारंटीकृत मानवाधिकार हो गया, व्यक्तिगत सम्मान हो गया, इससे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता मानव विकास के स्तर पर। वैसे व्यक्ति अपना विकास पर्सनली किसी स्तर पर भी कर सकता है, लेकिन इन मुद्दों पर, इन विकल्पों पर सरकार किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से क्या करेगी, किसी से कोई समझौता नहीं करेगी मानव विकास की श्रेणी के लिए। तो बच्चों यहाँ कहना कि जो हमारा पूरा आश्रय है मानव जीवन यापन के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन में सुधार एवं सार्थक को विकसित करना और लोगों में क्षमताओं का निर्माण करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो आई होप आपको ये मानव विकास क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जो मानव विकास है इसमें मुख्य है क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं बच्चों, इसमें है क्या क्या कहना चाह रहा है। एक ये कहानी के रूप में इससे हमें पता चल जाएगा जो मानव विकास है एक व्यक्ति के नजर में सर्वप्रथम मानव विकास कैसा होता है। जब वो व्यक्ति उस मानव विकास के अंदर तक जाता है, उस मानव विकास के जड़ों तक जाता है, तब उसे वाकई में वास्तविकता पता चलती है मानव विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए किन विकासों की अभी त्रुटियां हो रही, किन विकासों के साथ मनुष्य का भी पीछे रह रहा है। यानी जो हम चीज़ें देख रहे हैं क्या वो चीज़ें हकीकत में मानव विकास के संदर्भ में है या नहीं है, इसके बारे में हम इस कोटेशन के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से स्वयं समझ जाएंगे। तो बच्चों लेट स्टार्ट। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये छोटी सी कहानी, इसको हम पढ़ लेते हैं। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बढ़ाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, यानी उसमें कोई एजुकेशन नहीं ली, वो स्कूल नहीं गई। विवाह के फ़ौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। यानी जैसे उसकी शादी होगी तो एक छोटी सी उम्र में वो विधवा हो चुकी थी, और उसके साथ साथ वो अपने ससुराल पर निर्भर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास अपना कोई काम धंधा नहीं था। उसके साथ साथ न वो एजुकेट थी, ना शिक्षित थी, जिसके माध्यम से वो अपना स्वयं का कुछ कर पाए, स्वयं अपने लिए आत्मनिर्भर हो पाए। तो इस वजह से वो क्या रही, ससुराल पर निर्भर होगी। वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और
उसे अपेक्षा झेलनी पड़ी। उपेक्षा झेलनी पड़ी। उपेक्षा का मतलब वो हो गया कि उसके पास कुछ ना होने के बाद दूसरों पर निर्भर रहना, अपने आप में शर्मिंदगी एक तरह से महसूस करना। क्योंकि आप कोई व्यक्ति अगर दूसरों के बलबूते पर वो अपना जीवन यापन करेगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसके मन में कटाक्ष हो रहेगी स्वयं के लिए कि उसने स्वयं कुछ किया नहीं, वो दूसरे पे उपेक्षा है, दूसरों के द्वारा ही उसका जीवन निर्वाह हो रहा। तो इस वजह से कई बातें आ सकती है। यही बातें इसके मन पे यहाँ पर आ रही थी। किसके? एक रेखा नाम की यहाँ पर लड़की है, इसके। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की, यानी फिर वो कहाँ चलेगी? दिल्ली। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने उसने अपनी इमारत, उसने जो दिल्ली नगर है जैसे वहाँ पहुँचते हुए फिर उसने क्या हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, उन्नति के अवसर और सुविधा तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया, उसका मोह भंग कर दिया। यानी जैसे वो दिल्ली पहुंची, उसने क्या बड़ी बड़ी इमारतें देखी, लकड़ी सड़कें देखें और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देखी, जिसके माध्यम से उसे क्या अट्रैक्शन कर दिया, उसने आकर्षण कर दिया और उसका मोह भंग हो गया। फिर नीचे कह रहा, नगर की अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। यानी पहला तो उसने जो स्टेप देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी, बड़े बड़े बस अड्डे देखे, बड़ी बड़ी इमारतें देखे, बड़े बड़े सड़कें देखे, मॉल देखे, उसके साथ कई औद्योगिक क्षेत्र देखे, कई कारखाने देखे, जिससे वो मोहबंद होगी, मोह भंग हो गया उसका। यानी उसका क्या हो गया कि उसकी ओर आकर्षण हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, नगर को अच्छे प्रकार से देखने में, जब उसने नगर को बहुत अच्छी तरह से देख लिया तब उसने क्या पाया, अब वो देखते हैं। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के लिए के गुच्छे, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। यानी फिर उसने क्या देखा, उसने नगर का दूसरा रूप देखा, जो वाकई में हकीकत है, जो वाकई में सार्थकता है। वो क्या, उसने झुग्गियाँ देखी, गंदी बस्तियाँ देखी, उसने भी देखा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा यहाँ जाम लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और आए दिन यहाँ क्राइम होते रहते हैं, आए दिन अपराध होते रहते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो निर्धनता, जो गरीब लोग हैं, वो तो किस में है, नगरों में है, जो कि अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बसाते हुए एक रोड के किनारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं और फुटपाथों में रह रहे हैं। ठीक, और छोटे छोटे बच्चों को देखा जो लगातार भीख मांगते जा रहे थे, उनको हमेशा वो देखती रह रही थी। इस तरह का उसने कई रूप नगर का जो दूसरा रूप देखा। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रदूषण था वहाँ, क्योंकि जनसंख्या भी उतनी ज़्यादा थी। उसके साथ कल कारखाना, औद्योगिक धंधे बहुत ज़्यादा विकसित है, जिसके कारण क्या वो वाला क्षेत्र पूरा प्रदूषित हो चुका था। उसकी नज़रों में दूसरा प्रारूप नगर का ये था। वो सोचा करती थी, क्या विकास और अल्प विकास में सहअस्तित्व पाया जाता है। यानी उसने सोचा, उसने देखा, उसने कहा नगर वाकई में जो पहला स्टेप उसने देखा, बहुत बड़े कल कारखाने, बसें, ट्रेनें और सुख सुविधा की काफ़ी सुविधाएं थी और रोज़गार के भी साधन देखे। लेकिन जब उसने दूसरा रूप उसी नगर का देखा तो उसने बहुत ही ज़्यादा उसका जो विपरीत देखा। जैसे उसने देखा बहुत ज़्यादा जाम है, भीड़ है, अपराध हो रहे, बच्चे भीख मांग रहे, फुटपाथ पर सो रहे, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा। इसलिए उसने कहा जो विकास का असली चरण है वो क्या है, मानव विकास का संपूर्ण विकास होना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष क्षेत्र या एक स्थान का विकास होकर हम उसे मानव विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। फिर है, क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करते हैं? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटना को समझने का प्रयत्न करें। बच्चों, यहाँ पर जो कहानी समझाने का आश्रय है, जो यहाँ पर कहानी कही गई, एक लड़की थी, उसने पहले गांव में शादी की, उसके साथ साथ क्या हुआ, वो विधवा हो चुकी थी। आत्मनिर्भर न होने के कारण वो किसी दूसरे परिवार में पल ली थी। फिर उसका भाई उसको दिल्ली लाया। दिल्ली में उसने पहला स्टे नगर के चकाचौंध देखा, सुख सुविधा देखा। फिर उसी नगर का उसने दूसरा रूप देखा, जहाँ बहुत ज़्यादा निर्धनता, गरीबी, बच्चे भीख मांग रहे थे, फुटपाथ में सो रहे थे। तो उसने ये देखा कि जो विकास का
असली चरम है वो यह नहीं है। विकास संपूर्ण विकास नहीं है, कुछ क्या है, कुछ चरणबद्ध रूप में ही विकास है, ये कहने का आशय है। यानी विकास का जो स्तर है वो एक जिस तरह से होना चाहिए, मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। कहानी ये हमें सिखाना चाह रही है कि मनुष्य का विकास किन किन आयामों में होता है। इस कहानी में उल्लेखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो मुख्य जो उद्देश्य मनुष्य का क्या विकास करना है। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती पाती है, यानी जो विकास वर्ग पक्षपाती है, ये कहने का आशय है वो कैसे है आपने अभी देख लिया, और थोड़ा नीचे और पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा है। यानी जो विकास का मुख्य आयाम है, विकास क्या स्वतंत्र है, और जिसका संबंध आधुनिकीकरण या विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजियों का विकास करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास करना और सुविधा और समृद्धि में जुड़ा हुआ है। पहला स्टेप यह था विकास का। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधा, व्यक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। यानी जो वर्तमान विकास की जो डेफिनेशन है, विकास की परिभाषा है, हम विकास उसको कहते हैं जहां बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, सक्षम परिवहन हो, संचार का जाल हो, हर जगह शिक्षा संबंधी सुविधा हो, और जो हमारा चिकित्सा सुविधा वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हो, काफ़ी फैसिलिटी हो। इस आधार पर हमने क्या वर्तमान में विकास को परिभाषित किया है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गंभीरता के संदर्भ में मापते हैं। यानी जो हमारी सरकार है वो मुख्यतः विकास के इन्हीं पैमानों को मापते हैं, इन्हीं आधारों पर कहती है कि जो हमारा विकास है वो संपूर्ण विकास है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमने परिभाषा पढ़ी थी मानव विकास ही, उसमें था हमारा मुख्यतः सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए और शिक्षा संबंधी विकास होना चाहिए। इस तरह का जो संपूर्ण विकास था उसे कहते हैं मानव का सर्वांगीण विकास। लेकिन यहाँ पर जो विकास की परिभाषा वो विभिन्न संसाधनों से जुड़ी है। आई होप बच्चों आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा हम इसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। थोड़ा मैंने हेडलाइट कर रखा, जो विकास का जो स्तर है और कौन कौन से, और मुख्यतः हम यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि विकास किन किन पक्षों के आधार पर किया जा रहा है और किन किन पक्षों के आधार पर विकास थोड़ा पीछे हो रहा है। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ अपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। अब वो कैसे है यहाँ देखते हैं। यह महानगरीय केंद्र और अन्य विकसित अंतर्वेशी हो गया, इसका मतलब क्या है, इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्रों, जैसे जिनकी जनसंख्या एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। जैसे दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां, जिनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधा और अवसंरचना की अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यही हमारे समाज के लिए विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा गया है। तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीक होती है। यानी जो हमारा विकास है, जो हमारा नगरीकरण है, वहाँ तो अधिकांश विकास हो रहा है उनके जनसंख्या के आधार पर। लेकिन जो हमारे ग्रामीण बस्तियाँ हैं और जो गंदी बस्तियाँ हैं, और नगरों में जो गंदी बस्तियाँ हैं और जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, वहाँ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य या आधारभूत जो अवसंरचना है, इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीक होती है। यानी जो हमारे समाज के वर्ग हैं कई प्रकार के, अगर उनमें हम विकास की तुलना करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो विकास का स्तर है काफ़ी चिंताजनक है। अब वो कैसे हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और भूमिहीन कृषक मजदूरों, गरीबी किसानों, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। यानी जो हमारे विभिन्न तरह के वर्ग है, विभिन्न तरह के जो हमारे
यहाँ पर किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो गंदी बस्तियाँ हैं जो नगरों में विस्तरित है, उनके लिए विकास का पैमाना क्या शून्य है, ना के बराबर है। तो इस आधार पर क्या होता है कि ये वाला जो वर्ग है ये सर्वाधिक क्या विकास का जो स्तर है उसके हाशिए पर है, उसके काफ़ी नीचे पायदान पर। इन तक जो विकास का संपूर्ण जो मापन है सरकार द्वारा जो चलाया जाता है वो बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। इस आधार पर हम विकास को इस स्तर पर नहीं देख पाते हैं। उसके साथ साथ स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। उसके साथ जो हमारी जो स्त्री जनसंख्या है उसका भी काफ़ी ह्रास हो रहा है। किसके डेवलपमेंट के उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का हम अगर उसमें देखें तो रिसोर्स में, तो यहाँ पर जो स्त्री जनसंख्या है उसमें भी सबसे बड़ा एक कष्टभोगी, उनका भी सबसे बड़ा ह्रास है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में अधिकांश की सापेक्षिक तथा के साथ साथ निरपेक्ष दिशा भी बेहतर है। तो बच्चों यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे कि जो विकास का मापदंड है एक विशेष वर्ग और हमारे नगरीय गाँव में किस प्रकार से हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ विकास कैसा, नगरी में जो गंदी बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ, वहाँ विकास कैसा है, और जो हमारे एक समुदाय वगैरह हैं उनके जो विकास का स्तर है वो कैसा है। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर इसमें है जैसे थोड़ा नीचे देखते हैं एक बार, जो विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बलता। जैसे दुर्बल होते सामाजिक संबंधों के कारण पहला, फिर हो गया पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण, जैसे कि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था। फिर हो गया व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों दुर्घटनाओं के कारण। ये क्या है, जीवन की गुणवत्ता मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इन कारणों से। अब नीचे देखते हैं बच्चों, आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें मुख्य चीज़ें पढ़नी है। अब है नीचे जहाँ पर मैंने ये ग्रीन उससे हेडलाइट कर रखा, पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित किया गया है, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम विकास मानव रिपोर्ट द्वारा प्रकाशन किया। यानी जो मानव विकास सूचकांक की जो क्या आंकड़े सर्वप्रथम जो जुटाए थे किसने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ने 1990 में जुटाए थे। तब से ये संस्थान प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए आ रही है। यानी हर वर्ष बाद क्या करती है ये संस्थान, जो मानव विकास सूचकांक है उसकी रिपोर्ट को पूरे विश्व पटल में साझा करती है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वो इसके सूचकांकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है। यानी जो मानव विकास के जो अभी पढ़ेंगे हम कौन कौन सा आयाम है उनमें भी संशोधन और उनमें भी परिवर्तन लाते हैं कि और बेहतर कैसे किया जाए। अपितु स्कोर के आधार पर विश्व के देशों का कोटि क्रम भी बनाती है। उसके साथ ये भी देखती है कि जो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और जो अल्प विकसित है वो कौन से स्थान पर है। इन सब का जो मुख्य जो अध्ययन करती है, सर्वेक्षण करती है, सर्वे करती है, वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट के द्वारा ही किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा थी। यानी जो 1993 में था मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट थी, उसमें मुख्यतः प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा थी। इस आधार पर मानव विकास सूचकांक को यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा दिखाया गया था और यूएनडीपी के द्वारा विश्व पटल में उसका सर्वे किया गया था। तो बच्चों ये था मानव विकास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।